हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, शिक्षक बहाली का इस मंथ में आपको फुल सिलेबस भी आ जाएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी इस महीने देखने आपको मिल जाएगा। हमने आज दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया था जो कि था बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हमने पेपर अपलोड किया था, जिस पे आप लोगों ने देखा कि कैसा क्वेश्चन का लेवल रहता है बीपीएससी में। तो उसी टाइप का लेवल पूछेगा और उसी से पूरा का पूरा ये जो आपको सीरीज़ अब चलाई जा रही है, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस का पूरा सीरीज़ चलाया जा रहा है, जिसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा बीपीएससी में आपको कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा, उस अनुसार आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा प्यार देंगे, डेफिनेटली इस सीरीज़ को, इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला वीडियो और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? देखिए, इस टाइम में तांबा का ज्ञान था, चांदी का था, सोना का था, लोहे का नहीं था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डी बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है कि देखिए, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राजकीय जो चिन्ह है या राजकीय जो शब्द है, सत्यमेव जयते शब्द, ये किस उपनिषद से लिया गया है? द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मुंडकोपनिषद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए, ये जो है 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। अगला देखिएगा, नंबर 3 है हमारा। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साहित्य सबसे पुराना है? सबसे पुराने भारतीय साहित्य की बात हो रही है। देखिए, इसमें ऋग्वेद जो है इनमें सबसे पुराना हो जाएगा। ऋग्वेद देखिएगा, इसमें 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर में, तो सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद जो है सारे वेदों में सबसे पुराना है। टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? तो नागानंद नाटक जो है ये किस सम्राट के द्वारा लिखा गया था संस्कृत के लैंग्वेज में? देखिए, लिखा गया था नागानंद जो है हर्षवर्धन के द्वारा, ये नागानंद नाटक लिखा गया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 5 देखते हैं। नेपाल में बौद्ध धर्म का परिचय किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म नेपाल में फला फूला? करेक्ट जो हो जाएगा, देखिए अशोक के टाइम में ये फला फूला था नेपाल में। ठीक है, हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जो अशोक जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध की जन्मस्थल लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था, और 3री बौद्ध संगति के बाद अशोक ने मशीनरियों को नेपाल भेजना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वहीं पे वो लोग जाके उसको काफ़ी ज़्यादा प्रचलित किए थे। नंबर 6 देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसने करा था? देखिए, सही जो इसका हमारा जवाब हो जाएगा, क्षत्रिय राजकुमारों के द्वारा किया गया था। तो 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 देखिएगा, 7 नंबर में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है? हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीजन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स? ठीक है, किसने देखा है? देखिए, करेक्ट जो हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। तो अमीर खुसरो 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला था। अमीर खुसरो की अगर जन्म की बात करें, देखिए इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1253 में। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई थी 1325 के अंदर में। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 देखिएगा, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये हजारा मंदिर जो है विजयनगर का, ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। देखिए, तुलुब वंश से इनका शासन ताल्लुक था। ठीक है, तुलुब वंश से, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर, तुलुब वंश से। ठीक है, तुलुब वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए नंबर 9 देखिएगा, सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी की बात कर ले, देखिए कौन था? चौधरी था। राइट, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चौधरी जो होता था उस समय सबसे बड़ा अधिकारी होता था सल्तनत काल के दौरान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
10 देखिए, सल्तनत स्मारक का पहला सच्चा मेहराब देखा जा सकता है। तो पहला सच्चा मेहराब सल्तनत काल का जो है, देखिए ये है बलबन का मकबरा। सच्चा मेहराब यही है, बलबन का मकबरा। ये कहाँ पे है? देखिए बलबन का मकबरा, तो देखिए किला-ए राय पिथौड़ा, ठीक है, राय पिथौड़ा, इसके दक्षिण में आपको ये देखने मिलेगा। किला राय पिथौड़ा के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा, बलबन का जो मकबरा है। ओके, तो हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। 11 देखिएगा, 11 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बात कर ले भाई, ये किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, राइट। 12 देखिएगा, किस मध्यकालीन शासक ने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी? ठीक है, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था, देखिए, शेरशाह सूरी ने। हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर एक था, ठीक है, जिसने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था स्टार्ट की थी। इसमें जो है आपका जो केंद्रीय प्राधिकरण था, उसके द्वारा पट्टा दिया जाता, यानी ज़मीन दिया जाता किसानों को वहाँ खेती वेती करने के लिए, जिसमें सरकार के हिस्से को स्पष्ट उसमें लिखा जाता था, और किसान इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को जो एक्सेप्ट करते थे, तो वो एक तरीके से कबूलियत होता था, ठीक है। 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन समर्थन किस संगठन ने किया था, ये बताना भाई। देखिए, शुद्धि आंदोलन समर्थन जो है ना, आर्य समाज ने करा था। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती देखिए 1875 में, है ना, 1875 में मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में जो है इन्होंने स्थापित किया था आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी थी मुंबई के अंदर में, ठीक है, 1875 में। और यहीं पे जो है ध्यान रखिएगा शुद्धि आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 14 देखिएगा, 1838 में भारत में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन को जाना जाता था। तो इस राजनीतिक संगठन को जाना जाता था, देखिए, ज़मींदारी संगठन या ज़मींदारी एसोसिएशन के नाम से। ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी, बेसिकली देखिए भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन जो है ये कलकत्ता में खुला था, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में ये खुला था, ठीक है, जिसमें ज़मींदारी संघ या लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि 1838 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका जो है स्थापना 1838 में हुआ था, है ना। क्यों हुआ था? इसमें देखिए पहला राजनीतिक संगठन था जिसमें शिकायतों के लिए संगठित प्रयास और संवैधानिक उपाय पेश किए गए, और इसका मुख्य उद्देश्य और एम जो था वह ज़मींदारों के हितों की रक्षा करना, और संस्थापक सदस्य द्वारा जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा और भी महत्व प्रदान करना। 15 देखिएगा, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? इसकी परिकल्पना की बात कर लें, देखिए अरविंदो घोष के द्वारा ये करी गई थी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, ये बेसिकली बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था, है ना, और उसी टाइम में जो है बहिष्कार कार्यक्रम अरविंदो घोष जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं था? देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें उपस्थित नहीं थे। रीज़न है इसके पीछे, देखिए हुआ क्या था, 1885 में स्थापना हुआ था कांग्रेस का, लेकिन 1883 में कांग्रेस स्थापना से 2 साल पहले 1883 में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का। इसका दूसरा बैठक 1885 में हुआ था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब ये यहीं पे अवेलेबल थे जब ये यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो कैसे जाते कांग्रेस के अधिवेशन में। 17 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा? उन्होंने ये बोला था, देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो तिलक ने इसी में बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, क्लियर। और इसी में जो है देखिए लखनऊ पैक्ट पर भी हस्ताक्षर हुआ था एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों के द्वारा, है ना, जिसमें जो है बेसिकली इसी में जो है 1916 में ही है नरम दल और गरम दल भी आपस में इकट्ठा एकजुट हो गए थे फिर आपस में।
अरविंद घोष का अलीपुर संयंत्र मामला में शानदार ढंग से बचाव किसने किया था? तो इसमें बचाव किया था देखिए CR दास ने, यानी चितरंजन दास जी ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसके गठन की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए माफ़ कीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। 19 का बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में, राइट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 1924 में जो है सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोग के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सोशलिस्ट जो शब्द है ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जब इन्होंने स्थापना किया तब इन्होंने जोड़ा था। 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के बारे में सही नहीं है? मुस्लिम लीग के बारे में अगर हम बात कर ले भाई, कौन सही नहीं है? देखिएगा, इसकी स्थापना 1906 में कलकत्ता में हुआ था। ये गलत है, 1906 में जरूर हुआ था, कलकत्ता में नहीं, ढाका में हुआ था, बांग्लादेश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। 21 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर संयंत्र से संबंधित नहीं था? 1924 से कानपुर संयंत्र से कौन संबंधित नहीं था षड्यंत्र से? देखिए MA अंसारी कानपुर षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। इसमें कुल मिला के देखिए 13 जो है अभियुक्त थे, ध्यान रखिएगा। अभियुक्त कितने थे? 13 इसमें अभियुक्त थे, जिसमें शौकत उस्मानी, नलिन गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और इसके अलावा 10 और लोग थे। MA अंसारी इसमें नहीं थे, ध्यान रखिएगा। हुआ क्या था, भारत में कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसकी बढ़ती ताकत को दबाने के लिए कानपुर में साजिश के तहत कुछ कम्युनिस्ट नेताओं पर मुकदमा चलाया गया। ये 1924 में ये मामला हुआ था और बेसिकली ये इनलीगल आर्म्स रखने के मामले में जो है इन पर मुकदमा चलाया गया, ज़बरदस्ती का इनके पास से बोला गया कि भाई इनलीगल आर्म्स मिला है बिना लाइसेंस का, तो मुकदमा चला था। 22 देखिएगा, सिपाही विद्रोह 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे देखिए, अगर हम बात कर ले HP चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये इसके लेखक थे। 23 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को इंग्लैंड में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए फांसी की सज़ा मिली थी? तो ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए फांसी की सज़ा देखिए मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह जी को मिला था। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा हुआ क्या था, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को इन फांसी की सज़ा मिला था। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को भारत राज्य के राजनीतिक सचिव कर्जन वाइली और काउंसिल में जाके इन्होंने गोली चला दिए थे, उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या में उन्हें फांसी दी गई और उधम सिंह 1940 में लंदन में माइकल और डायर की हत्या के लिए मौत की सज़ा इनको मिली थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिए, 1909 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा मतदान किया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम जो द्वारा जो मतदान किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हिंदी में लिख लीजिए सांप्रदायित्व प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए भाई 25 देखिएगा, अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बीच हुए थे? अलीनगर की संधि किन के बीच में हुआ था ये बताना है। देखिए अलीनगर की जो संधि है ये लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 फरवरी 1957 को जो है माफ़ कीजिएगा 1757 नॉट 1900 1757 को ये संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। आगे बढ़िएगा, प्रथम होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? तो प्रथम होम रूल लीग आंदोलन जो है ये देखिएगा बीजी तिलक चलाए थे। कहाँ चलाए थे? पुणे में चलाए थे। और होम रूल लीग की बात करें 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था। एनी बेसेंट भी स्टार्ट की थी, ये मद्रास में स्टार्ट की थी। दोनों ही 1916 में स्टार्ट किए थे, बाद में ये दोनों मर्ज हो गए थे।
ठीक है, मर्ज हो गए थे। ये लगभग देखिए ध्यान रखिएगा, ये अक्टूबर नवंबर के आसपास में ये चलाई थी, ये जून जुलाई के आसपास में चलाए थे, मतलब पहले, इनसे पहले तिलक स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था जब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई? उसमें भारत का जो वायसराय था, देखिए लॉर्ड विलिंगटन उसमें भारत का वायसराय था जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी गई थी। देखिए 16 अगस्त 1932 को ये जो है ना घोषणा हुई थी कम्युनल अवार्ड की। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस समय कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन यहाँ पे था वायसराय। क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इनको राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति था, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने देखिए 6 जुलाई 1944 को इनको पहली बार राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था आज़ाद हिंद रेडियो से। ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो से जो एक प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, उस प्रोग्राम में इन्होंने संपूर्ण भारत के सामने उस प्रसारण में उन्होंने इनको बोला था राष्ट्रपिता। 29 देखिएगा, भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना की गई थी, अगर हम बात करें देखिए अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर। 30 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? ठीक है, पहला जो भारतीय किसान सभा जो मीटिंग हुआ था उसमें ये कौन से मेंबर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? अगर हम बात कर ले उनका नाम है देखिए जवाहरलाल नेहरू जी। सी करेक्ट हो जाएगा। 1936 में ये पहली बैठक हुई थी, है ना, पहली अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्षता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा 1936 में ये बैठक हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इसको कहेंगे। ठीक है, 32 देखिएगा, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक की बात कर लें, ठीक है ना, देखिएगा इसका SI मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। राइट, सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिएगा, एक विद्युत हीटर वोल्टेज आपूर्ति से जुड़ा है, कुछ सेकंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो इसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी? यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ बोला जा रहा है विद्युत हीटर जो है स्टार्टिंग में जब चालू होता है तो वो वोल्टेज की आपूर्ति से जब जुड़ता है, ठीक है, और जब चालू होने के बाद कुछ टाइम बाद जब वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी अब वो हीट हो गया, उसको प्रॉपर अब करंट मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज लिया था और करेंटली सेटल होने के बाद जो वोल्टेज ले रहा है उसमें क्या चेंजेस रहेगा? देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा इसकी स्थिर धारा से थोड़ा अधिक, यानी अभी जो इसका स्थिर धारा में जितना ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है स्टार्ट होने में उस समय ज़्यादा ये खींचेगा, ये बेसिकली बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए 34 देखिएगा, पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है, तो भौगोलिक रूप से लगभग इंगित करती है, क्या इंगित करेगी भौगोलिक रूप से? देखिए भौगोलिक रूप से जो इंगित करेगी वो हो जाएगा दक्षिण से उत्तर भौगोलिक रूप से इंगित करेगी। ए करेक्ट हो जाएगा। 35, पानी के नीचे तैराक बिल्कुल साफ पानी में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, रीज़न क्या होता है इसका? इसका रीज़न होता है देखिए उसके नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। अब होता क्या है, देखिए जब ओपन एयर में कोई इंसान कुछ देख रहा है तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा दूर तक विजिबल रहता है, लेकिन अंडर वाटर चूँकि एयर होता नहीं है, आपके आँखों में प्रॉपर पानी लगते हैं, एयर होता नहीं है, तो आप की फोकस ज़्यादा दूर तक बन नहीं पाती, इसलिए आप स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, ये वाली बात है। बी करेक्ट हो जाएगा। 36 देखिएगा, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो पानी जो है देखिए ठंडा रहता है एवेपोरेशन के वजह से, यानी कि वाष्पीकरण के वजह से। ठीक है, वाष्पीकरण के वजह से ये रहता है ठंडा। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का जो इसमें उदाहरण की बात कर लें तो देखिए दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो केवल एक ही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पास्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस्ड बाय विच? पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा
हम क्या करते हैं, तो देखिएगा इस प्रक्रिया में पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्देशित समय के अंदर भीतर अचानक इसको ठंडा कर दिया जाता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे ये जो आप लोग पैकेट वाली जो दूध पीते हैं या हम लोग जो दूध लाते हैं, ये पाश्चराइजेशन मेथड के द्वारा ही इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। 39 देखिए, फिटकरी किस प्रक्रिया द्वारा मेले पानी को शुद्ध करती है। मैला जो पानी होता है उसको साफ फिटकरी किस प्रक्रिया के द्वारा करती है। तो फिटकरी इसको साफ करेगी, देखिए स्कंदन के द्वारा। ठीक है, हमारा 4 वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारा ये आखिरी सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। इनमें सुमेलित युग्म की बात कर लें, देखिएगा ओजोन रिक्तकरण या ओजोन क्षरण, यहाँ पे स्किन कैंसर, ये बिल्कुल ही करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड तो ये होता है एसिडिक रेन। ठीक है, एसिडिक रेन, राइट, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा होता है। फ्लोराइड प्रदूषण, इससे दांत जो हैं आपके ये डैमेज होते हैं। और मिथाइल आइसोसाइनाइड, देखिएगा ये जो है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें ये गैस इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टोटल 40 सवाल। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने इसमें सही किए, कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।